गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शब्द भेद को जारी रखेंगे। इसमें हम लोग पहुंचे थे देशज विदेशज, विदेशी शब्द, जिसे विदेशज शब्द भी कहा जाता है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द या विदेशज कहा जाता है। जैसे कीमत, कीमत जो कि नुक्तेदार होता है, जो अरबी भाषा से लिया गया है, हमारी हिंदी में आकर यह कीमत के रूप में अपनाई गई है और यह बेनुक्तेदार है। इसे नुक्ता कहा जाता है। ये जो बिंदु दिया गया है ना, ये बिंदु, ये क्या है? नुक्ता है। फारसी में खूब इस तरह से लिखा जाता है, जबकि हमारी हिंदी में इसको इस रूप में अपनाया गया है। ठीक है। तुर्की में भी इस तरह से तुम लोग स्वयं देखना। अंतिम विसर्ग की जगह आकार लगाकर भी विदेशज शब्दों को अपनाया गया है। जैसे आइन, जो कि फारसी शब्द है, जिसे हिंदी में आईना के रूप में अपनाया गया है। आईना समझते हो ना, जिसमें चेहरा देखते हो, दर्पण। कमीन, जो कि फारसी शब्द है, जिसे हिंदी में कमीना। अच्छा, अंतिम हकार की जगह आकार भी लगाकर बनाया गया है। ठीक है। जैसे अल्लाह, इसमें ह है, जो कि अरबी भाषा से लिया गया है। इसमें हा हटा दिया गया तो अल्लाह बन गया है। अंतिम आकार की मात्रा को भी हकार बदलकर कुछ शब्दों को अपनाया गया है। जैसे फारसी में है परवा, इसमें आकार की मात्रा को हकार में बदल दिया गया है, परवाह है। लोग कहते हैं ना कि मैं परवाह नहीं करता। ठीक है। अनुनासिक आकार को आन में बदलकर भी किया गया है, तुम लोग स्वयं देखना। दुकान, जो कि फारसी है, जिसे दुकान के रूप में अपनाया गया है। ईमान अरबी शब्द है, जिसको ईमान के रूप में अपनाया गया है। अगला नियम है कि बीच के हरस्व ई को यह कर दिया जाता है। जैसे कायदे, अरबी है कायदा, इसका हिंदी रूप हुआ। बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है। जैसे नस को नशा में के रूप में अपनाया गया है। बीच के आधे अक्षर को पूरा कर दिया जाता है। जैसे गरम, ये दोनों सही है। ये फारसी में अपनाया गया है, जबकि इसको हिंदी में अपनाया गया है। ठीक है। किसमिस, बेरहम, अफसोस, फारसी में अफसोस, फ पर जोड़ नहीं दिया जाएगा, चूंकि हलंत होता है, आधा होता है। अफसोस। उसी तरह से यहाँ भी तुम लोग स्वयं देखना, बीच की मात्रा लुप्त कर दिया जाता है। जैसे ये स्वयं देखना तुम लोग, बीच में कोई ह्रस्व मात्रा खासकर एक की मात्रा दे दी जाती है। जैसे दुनिया तो दुनिया, तकिया तो तकिया, ये सब क्या है? विदेशज शब्द हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देना होगा। बीच की ह्रस्व को दीर्घ कर दिया जाता है, गुण को ह्रस्व कर दिया जाता है। जैसे आइन क्या है? फारसी है, तो ये आईना हो गया, दीर्घ ई को ह्रस्व कर दिया गया। उसी तरह से इन मात्राओं में भी वर्णों का भी फेरबदल कर दिया गया है। अक्षर में सवर्गीय परिवर्तन भी कर दिया जाता है। जैसे बालाई तो मलाई बर्फ होता है ना, ये फारसी से लिया गया है। और बाकी बच्चों, तुम लोग विदेशी अर्थात विदेशज शब्दों के लिए तुम लोग पुस्तक देख लेना। ठीक है, पाठ्य पुस्तक, उसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशज हैं। अब हम लोग चलते हैं रचना या बनावट की दृष्टि से। शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावटें कहते हैं। इसमें शब्दांश आता है। कई वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, और शब्द के खंड को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं।
अब हम लोग चलेंगे रूढ़ शब्द के पास, जो मैं बताया हूँ रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नाक, कान इत्यादि, जो मैं पहले बता चुका हूँ। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार, घुड़ मतलब घोड़ा हुआ, सवार मतलब उस पर सवारी करने वाला, ये दो शब्दों के मिलने से बना है, तो घुड़सवार क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। और योगरूढ़, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। जो मैं बताया था ना कि दोनों शब्द अपना अर्थ छोड़कर एक तीसरे अर्थ को अपनाते हैं। जैसे लंबोदर, तो यहाँ लंबोदर लंबा और उदर, उदर का मतलब पेट होता है, ये अपने अर्थ नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि इसके लिए एक तीसरा शब्द आ जाता है, वो है गणेश। पंकज, पंकधंजा, पंक मतलब कीचड़ और जा का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। तो इसके लिए तीसरा शब्द आ जाता है कमल। उसी तरह से चक्रपाणी, सरस्वती, जलज जिसके जन्म जल से हो, कमल का फूल, ठीक है। शब्द रचना, मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। मूल शब्द क्या है? तो रूढ़ शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, इन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, अतः ये क्या है? मूल है। स्पष्ट हो गया ना? मूल शब्द क्या है? यौगिक शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, शब्दांश के मेल से और शब्दों के मेल से। अब शब्दांश के मेल से दो तरह के यौगिक होते हैं, यौगिक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय, जिसके लिए मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं भी पढ़ाया हूँ तो मैं आगे बताऊँगा, इसके लिए वीडियो जारी करूँगा, ठीक है। इसके शब्द रचना की दृष्टि से तीन है, संधि, समास और द्विरुक्ति। द्विरुक्ति का मतलब वही हुआ आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना धोना, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, दिन दिन इत्यादि। संधि समास के बारे में तो लोग वाकिफ हो, वैसे मैं इन सब के लिए अलग अलग से वीडियो, ठीक है। तो आज का इतना ही क्लास रहा, इनको अच्छी तरह से पढ़ना, समझना, अध्ययन करना, फेयर करने का प्रयास करना, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ जो भी बताया गया उसको अपने पाठ्य पुस्तक से जोड़ना, पाठ्य पुस्तक में इस तरह के जो शब्द आएंगे उनको वर्गीकृत करना, ठीक है। ओके, थैंक्स।